हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है कॉरोनिक रेनल फेलियर एंड स्टेज रेनल डिजीज। ठीक है, तो एंड स्टेज है ये हमारी रेनल डिजीज का, तो अंतिम चरण बोला जाता है हमारी किडनी की बीमारी का। ये तो कॉरोनिक का मतलब हो जाता है लंबे समय से चली आ रही होती है, तो उसका एंड स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज ही मानी जाती है ये। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या बताया इन्होंने। कॉर्निक किडनी डिजीज इज ए लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर द किडनी ड्यू टू द वर्क एज वेल एज दे डू। तो इन्होंने बताया कि कॉर्निक किडनी डिजीज जो होती है वो हमारी ऐसी कंडीशन होती है जैसे लंबे समय तक जो प्रॉब्लम चली आ रही होती है हमारी किडनी की। और इसमें क्या होता है, किडनी डू नॉट वर्क एज वेल एज, तो हमारी जो किडनी होती है वो ऐसे के ऐसे वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी कारण हो सकता है, एजिंग फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि नॉर्मल सीकेडी इज वेरी कॉमन एंड इज मेनली एसोसिएट विद एजिंग। तो इन्होंने बताया सीकेडी का मतलब हो जाता है कॉर्निक किडनी डिजीज, तो ये बहुत ही कॉमन है और मेनली एसोसिएट होती है हमारी विद एजिंग, उम्र के साथ। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इसके सिम्टम या फिर ये होना स्टार्ट हो जाती है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द अबाउट 1 of 5 men and 1 in 4 women between the age of 65 and 74 has some degrees of the CKD। तो इन्होंने बताया है कि एस्टिमेट ये है, यानी कि अनुमान या अंदाजा ये लगाया जाता है इसके बारे में कि पांच पुरुषों में से एक पुरुष और 4 स्त्रियों में से एक स्त्री के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम यानी कि जो हमारी कार्निक किडनी डिजीज जो होती है वो हमारी पाई जाती है। और एज की इसकी जो डिग्री होती है वो हमारी 65 से 75 के बीच में या फिर 74 के बीच में आप इसको लगा सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहते हैं इसके? मोस्ट कॉमन कॉज इन्होंने बताया हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। ठीक है, बीपी का बहुत ज्यादा मात्रा में रहना या जिसको शुगर लेवल जिसका बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। तो नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में उन्होंने बताया कॉर्निक रेनल फेलियर जो है इरिवर्सिबल्स हमारी होती है, रिवर्सिबल्स होती है हमारी ये, बट जो इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है उसकी रेडिकेशन ऑफ द रेनल फंक्शन दैट द लीड ऑफ द यूरेमिया। ठीक है, तो इसमें जो इंक्रीजिंग होती है वो क्या होता है, यूरिया, नाइट्रोजन और वेस्ट इन ब्लड। तो इन्होंने बताया है कि कॉर्निक रेनल फेलियर जो होती है हमारी इरिवर्सिबल से फेलियर है ये हमारी, और इसके अंदर जो हमारे रेनल के अंदर होने वाले जो फंक्शन होते हैं उनमें बहुत सारी चीजें लीड हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें क्या दिखाई देगी, जो फंक्शन किसकी वजह से कम हो जाएगा, जब हमारा ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन बढ़ जाएगी, या फिर हमारा जो यूरिया होता है जब वो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो यूरेनिमा जो प्रॉब्लम होती है, यूरिमा जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी किडनी जो है इतने वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पाती है। तो ये हमारे लंबे समय तक चलती है। और रिवर्सिबल्स का मतलब हो जाता है, रिवर्सिबल फेलियर का मतलब इसमें यहाँ हो जाता है कि अगर प्रॉब्लम कम होती है कि हमारी किडनी के अंदर या इन्फेक्शन, तो वो हमारी परिवर्तनशील यानी कि वो पहले से फिर वाली अवस्था में आ सकती है, ठीक हो सकती है उसकी कंडीशन। और इनवर्सिबल्स में ये हो जाता है कि अगर बहुत लंबे समय से चली आ रही है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, फिर उसकी कंडीशन जो है खराब होती ही चली जाती है। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन होते हैं उनमें कमी आ जाती है, जो हमारे प्रोग्रेसिव फंक्शन जो होते हैं वो बहुत ही कम काम करते हैं, और जब वो कम काम करेंगे तो सारी की सारी चीजें अपने आप ही बढ़ जाएंगी, और ये चीजें ज्यादा बढ़ेंगी तो इन्फेक्शन का खतरा और भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये रहती है हमारी इसमें डेफिनेशन। अब हम इसके अंदर देखेंगे कॉज कि भाई कारण क्या क्या रहते हैं इसके। सबसे पहले ग्लूमरल्स डायफंक्शन। इसमें अगर हमारा ग्लूमरल पार्ट जो होता है किडनी के अंदर अगर वो अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, डायबिटीज मेल्टस अगर है यानी कि बहुत लंबे समय तक शुगर की प्रॉब्लम अगर आपको चल रही है, एक्यूट रेनल फेलियर है जो हमने प्रीवियस डिजीज जो की है, अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है, और हमारे हेरिडिटरी रेनल डिजीज है, अगर जन्मजात हमारी जो प्रॉब्लम है किडनी की, जो जन्मजात अगर कोई प्रॉब्लम हो रखी है यानी कि किडनी डिजीज यानी कि पॉलीसाइटिस जो प्रॉब्लम होती है हमारी, और हाइपरटेंशन यानी कि बहुत ही लंबे समय से चली आ रही, और हमारा जो बीपी होता है वो जो लंबे समय से चला आ रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द यूरोपैथी, और यूरिनरी सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके की जो रुकावट होती है, और इसमें हो जाती है हमारा पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि जो हमारे नेफ्रॉन्स का जो हिस्सा होता है उसके अंदर सूजन वगैरह हो जाना। तो ये हमारे कारण रहते हैं कॉरोनिक रेनल फेलियर की, यानी कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक इन्फेक्शन रखती है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक हमारी चीजों को डिस्टर्ब रखती है। तो इसमें स्टेज जैसे होती है हमारी कॉर्निक रेनल फेलियर की, तो स्टेज बाय स्टेज कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले जो हमारी किडनी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल से आगे क्या होगी हमारी रेनल डिजीज होगी। रेनल डिजीज जो होगी तो रेनल फंक्शन रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि जो उसके काम करने का जो तरीका है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फिर हमारा रेनल इनसफिशियंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रेनल्स के अंदर जितनी उसको काम करने की आवश्यकता है उतनी वो नहीं कर पाएगी। फिर हमारी जो रेनल फेलियर प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद हमारा यूरेमिया स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब रेनल फिल्टर अच्छे से नहीं कर पाएगी, किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो यूरेमिया तो होगा ही होगा। यूरेमिया इन द सेंस कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन से या फिर और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे के सारे यूरिन के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बॉडी में इन्फेक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा, और भी तरीके की जो है कंडीशन जो है बॉडी की खराब कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ स्टेज रहती है कॉर्निक रेनल फेलियर के अंदर। तो ये स्टेज बाय स्टेज जो है प्रॉब्लम हमारी आगे बढ़ती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
तो भाई अब हम इसमें देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम इसमें देखेंगे कि भाई हमारा जो इसका वर्क है वो स्टेज बाय स्टेज कैसे स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने स्टेज उसमें पढ़ी है, इस तरीके से हमारा जो फंक्शनिंग जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से क्रिएट होती है इसके अंदर। तो ड्यू टू कॉज डिस्क्रीज जीआरएफ ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही कॉज कोई भी कारण अगर हुआ तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो हमारा जीएफआर है उसका रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब वो कम होगा तो क्या होएगा, इंक्रीज वर्कलोड ऑफ द रिमेनिंग नेफ्रॉन, तो जो हमारी नेफ्रॉन है उसके ऊपर वर्कलोड जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और नेफ्रॉन के ऊपर जब वर्कलोड ज्यादा बढ़ेगा तो नेफ्रॉन डैमेज हो जाएगी। नेफ्रॉन कोई एक पार्ट नहीं है, हमारी जो किडनी होती है उसमें मिलियन की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, बट उन पर जब वर्कलोड बढ़ जाता है तो नेफ्रॉन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ रेनल फंक्शन, तो हमारा जो रेनल फंक्शन यानी कि किडनी का जो काम करने का जो तरीका है वो कम हो जाएगा और अब नॉर्मल भी हो जाएगा। फिर उससे क्या कंडीशन राइज होगी, उससे राइज होगी हमारी कंडीशन रेनल फेलियर। ठीक है, अब रेनल फेलियर कंडीशन जब हमारी अराइज हो जाएगी तो वो कौन सी हमारी कंडीशन रहेगी, इसमें यूरेमा हो जाएगी हमारी, और एक हो जाएगी हमारी एजोटेमा। ठीक है, तो एजोटेमिया और जो यूरेनिमिया है इसमें हमारे क्या राइज होंगे, इसमें बन यूरिक एसिड इन ब्लड, तो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बन का मतलब हो जाता है इसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है वो राइज हो जाएंगी, और ये जो कंडीशन है यूरेनिमा और हमारी एजोटेमा बोली जाती है। ठीक है, और इनकी वजह से अगर ये चीजें हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है तो ये रीजन बनते हैं सीधा डेथ का। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि इन्फेक्शन ही फैलेगा, तो ये जब कंडीशन स्टेज इतनी आगे बढ़ जाती है तो वो डेथ को बताती है कि भाई जान जाने का खतरा जो है वो हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आपने ध्यान देना है कि ये हमारे सभी जो ऑर्गन्स है सभी का अलग अलग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बताया गया है इन्होंने। तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर बताया गया है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है हमारा हार्ट का, तो हार्ट के अंदर इन्होंने बताया है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की वजह से क्या हो जाएगा, एरिथ्रेमा हो जाएगा, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा पोटाशियम बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, हार्ट यानी कि जो दिल की धड़कन है उसमें वो हमारी अबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो पोटाशियम बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट हाइपरटेंशन हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगा, ड्यू टू डिस्क्रीज जीएफआर, यानी कि ग्लूमेरुलर फिल्टर रेट जब कम हो जाता है तो हाइपरटेंशन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारा हाइपोवोलेमिया हो जाता है। हाइपोवोलेमिया में हो जाता है ब्लड के अंदर ब्लड की वॉल्यूम यानी कि जो सब्सटेंसेस हैं या फिर प्लाज्मा है तो वो हमारी ज्यादा हो जाना। टैकीकार्डिया ये हमारी जो होती है हार्ट बीट को ज्यादा बढ़ा देना, जो दिल की जो धड़कन होती है उसको तेज कर देना, तो ये हमारी रहती है इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर टैकोफोनिया आ जाएगा, यानी कि सांस की गति जो है वो बढ़ जाएगी, और इसमें कोसामुस जो हमारा रेस्पिरेशन बोला जाता है जिसमें सांस धीरे भी लिया जाता है, बहुत गहरा सांस लिया जाता है। ठीक है, तो स्लो डीप रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है, और पेन होता है खांसते टाइम, और पल्मोनरी एडिमा, और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी और वेन होती है उसके अंदर सूजन भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर देखेंगे। अब देखेंगे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम हमारा डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड देखेंगे, नॉरोसिया इसमें आ जाएगा, भूख नहीं लगेगी, उल्टियां आ सकती हैं, और साल्टी मेटलिक टेस्ट यानी कि हमारे मुंह के अंदर ऐसा मेटलिक टेस्ट हो जाता है जैसे कि हमने लोहे की चीज मुंह में ले रखी है। ठीक है, तो इस तरीके का मुंह के अंदर लार जो है वो इस तरीके का स्वाद महसूस हो जाता है हमारा। पेरिटोनियल टेस्ट हो जाता है, यानी कि हमारी पेरिटोनियन लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेंट या सूजन होना स्टार्ट हो जाती है। जीआई हेमरेज हो जाता है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। नेजुआ मन मचलने लगता है, और हमारा एमिनिक स्मेल आने लगती है, फाउल बहुत ज्यादा मात्रा में जो है बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, और हमारा स्टोमेटिस यानी कि स्टमक के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेंट्री या सूजन और हमारे हो जाती है इसमें जिनिविजिटिस, यानी कि इसके अंदर जो झंझनाहट वाले जो सेंसेशन होता है, यानी कि मसूड़ों के अंदर जो झंझनाहट वाला सेंसेशन होता है वो हमारा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे हमारा इसमें आ जाता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हमारी लेथरेसी आ जाएगी सबसे पहले। लेथरेसी यानी कि बहुत ज्यादा आलस महसूस होता है। ठीक है, तो लेथरेसी में आलस ही आ जाता है हर चीज का, तो वो चीजें आपने देखनी है। कोमा की स्थिति आ जाना, तो कोमा तो आपको पता है कंफ्यूजन भ्रम पैदा होना, स्लीप डिस्टर्बेंस नींद अच्छे से नहीं आती है, अनयूजुअल बिहेवियर जैसे बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, अलग से चेंज हो जाता है, यानी कि अलग ही बिहेवियर हो जाता है। तो अन्य जैसा मतलब बिहेवियर करना चाहिए नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहता, यानी कि अब नॉर्मल बिहेवियर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगी हमारे स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमारी क्या क्या मैनिफेस्टेशन किया जाता है इसमें, सबसे पहले ज्वाइंट पेन देखेंगे, रेनल रैकेट्स देखेंगे, यानी कि किडनी का सूखा हुआ जो होता है, और इसमें हमारा जो चांस होते हैं ज्यादा फ्रैक्चर के चांस होते हैं। ठीक है, तो हड्डी में फ्रैक्चर वगैरह हो जाना इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ये हमारा स्केलेटन सिस्टम के अंदर होता है। आगे हमारा हो जाता है डर्मेटोलॉजिकल। तो डर्मेटोलॉजिकल में हमारी स्किन की चीजें देखी जाती है मैनिफेस्टेशंस के अंदर, जैसे ड्राई स्किन, ठीक है, स्किन का सूख जाना, स्किन का पीला हो जाना, स्किन में खुजली हो जाना,
और यूरेमिक फ्रॉस्ट हो जाना, यानी कि यूरिया की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, ठंड बोलते हैं जैसे फ्रॉस्ट को। तो इसमें प्यूरिटिस्ट यानी कि खांसी की मात्रा या खांसी या खुजली किसी भी तरीके से जो हमारी खुजली की मात्रा जो है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इचिंग होती है नॉर्मल खुजली, और प्यूरिटिस्ट भी हमारी खुजली होती है जो इन्फ्लामेशन सूजन के साथ खुजली होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारी क्रॉनिक जो हमारी रेनल फेलियर होती है उसके अंदर आती है। तो आगे हम देखेंगे इसकी कुछ मैनेजमेंट। तो भैया अब हमारा आ जाता है इसमें मेटाबॉलिक। ठीक है, तो मेटाबॉलिक जो हमारा सिस्टम होता है, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर हम कौन कौन सी चीजें लेंगे, प्रोटीन यूरिया लेंगे सबसे पहले, यानी कि प्रोटीन जो हमारा यूरिया होता है वो हमारा बढ़ जाता है इसके अंदर। ठीक है, एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है, एसिड बढ़ जाता है और वसा का बढ़ जाना। ठीक है, तो ये हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर मैनिफेस्टेशंस करना हमने, प्रोटीन और यूरिया का, एसिड का, और जो हमारा फैट होता है उसकी कंडीशन देखी जाती है इसके अंदर। ठीक है, और जेनिटो यूरिनरी के अंदर क्या देखा जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाएगी, यूरिन की कितनी ग्रेविटी बढ़ी हुई है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया देखा जाएगा। तो ये हमारा यूरिन के अंदर जो हमारी सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें मैनिफेस्टेशंस के अंदर देखी जाती है, तभी हम किडनी के फंक्शन का आइडिया लगा पाते हैं। तो इसमें साइकोलॉजिकल चेंज में क्या देखेंगे, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पर्सनैलिटी चेंज होने का मतलब कभी बहुत ज्यादा गुस्सा, कभी बहुत ज्यादा प्यार से बात करना, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करना। ठीक है, तो बिहेवियर तो चेंज होगा ही, बिहेवियर के साथ साथ पर्सनैलिटी भी चेंज होगी और मूड भी चेंज होता रहेगा, कभी खुश, कभी नरम, कभी गुस्सा, कभी इस तरीके की जो है चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस में आती हैं। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस क्या कराएंगे इस बीमारी का पता लगाने के लिए, क्या क्या डायग्नोस कराएंगे। तो सबसे पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशंस फॉर एनीमिया। ठीक है, खून की कमी के लिए सबसे पहले ब्लड का इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि भी ब्लड कितना है और कैसे है। तो एलिवेटेड सीरम ऑफ द फोस्फेट के बारे में पता लगवाएंगे। ठीक है, और प्रोटीन सीरम के कम होने का पता लगवाएंगे। इस तरीके के टेस्ट और सारी चीजें जो की जाती है। किडनी यूरिनरी ब्लैडर का जो है टेस्ट जो है वो कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे ऐसे में। और जो कैरेटिनिन और हमारा जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो बढ़ी हुई है चीजें, वो सारी की सारी उनका पता लगवाएंगे। और जो कैल्शियम सीरम जो कम हो गया है उसका पता लगाना है। और जो हमारा लो ब्लड पीएच है, जो एसिडोसिस हम जिसको बोलते हैं, पीएच लेवल जो ब्लड का जो कम हो गया उसके बारे में पता लगाएंगे। और रेनल एंजियोग्राफी कराएंगे, यानी कि रेनल के अंदर होने वाली, किडनी के अंदर होने वाली जो ब्लड सप्लाई होती है उसका भी, उसकी जो वेसल्स वगैरह हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेनल एंजियोग्राफी। तो उन सारी चीजों का डायग्नोस एवोल्यूशंस के अंदर हमें पता चलता है कि भी कौन सी चीज सही है, कौन सी में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसमें मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मैनेजमेंट में किस चीज में फोकस किया बताया इन्होंने। सबसे पहले जो फोकस है वो किस पे, कंट्रोलिंग सिम्टम। तो सबसे पहले जब मैनेजमेंट करेंगे तो जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सिम्टम पर कंट्रोल करना इसका मतलब डिजीज पर ही कंट्रोल करना होता है, तो सिम्टम पर कंट्रोल करेंगे। दूसरा इडिमा पर, यानी कि जो सूजन वगैरह है, जो ड्यूरेटिक दे करके सूजन पर भी कंट्रोल किया जाएगा। ड्यूरेटिक यानी कि जो मूत्रवर्धक होते हैं, यानी कि यूरिन पास आउट होगा अच्छे से, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है निकल जाएंगे, ब्लड जो है हमारा क्लीन हो जाएगा और स्वेलिंग भी जो है कहीं हद तक ठीक होगी। और प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, तो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस, जितने भी प्रॉब्लम है उन पर रोकने की कोशिश करेंगे। और डिले करेंगे प्रोग्रेसिव ऑफ रेनल फेलियर। अगर हमारी किडनी फेलियर होने की तरफ प्रोग्रेस कर रही है तो उसको डिले करने की कोशिश करेंगे, रोकथाम करेंगे इसमें, यानी कि अपनी किडनी को फेल होने से बचाने की कोशिश करेंगे। तो पेशेंट की मतलब, तो पेशेंट के अंदर किसी के अंदर ये चीजें दिखाई देती है तो उसमें रोकथाम करने की कोशिश आपने करनी है। तो नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने पेशेंट को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में कंट्रोल डायबिटिक बाय द इंसुलिन थेरेपी। तो आपने डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन थेरेपी के लिए चीजें करनी है। ठीक है, आपने हाइपरटेंशन बाय प्रोवाइडिंग ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है पेशेंट को देने हैं ताकि उसके बीपी वगैरह को कंट्रोल किया जाए। आपने ट्रीट करना है एनीमिया को, यानी कि खून की कमी है उसका भी आपने इलाज करना है। नेक्स्ट आपने ट्रीट करना है एसिडोसिस बाय फ्यूजन बाय द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मुख के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके द्वारा जो एसिडिक प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, हाइपरकैलेमिया यानी कि जो पोटेशियम जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया है उसका भी इलाज करना है आपने। और किस चीज को ट्रीट करोगे आप, हाइपरफोस्फेटमिया बाय द प्रोवाइडिंग एल्यूमिनियम और कैल्शियम है जो हमारा, और हमारी एंटासिड है। तो ये हमारे क्या ट्रीट करने हैं आपने, ये ट्रीट करने हैं आपने हाइपरफोस्फेट किसके द्वारा किया जाएगा, हमारा प्रोवाइडिंग एल्यूमिनियम और कैल्शियम के द्वारा हमारे किसको कंट्रोल कर रहे हैं हम, हाइपरफोस्फेटमिया जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये भी एक ट्रीट करना ही हुआ, ट्रीटमेंट ही हुआ। प्रोवाइड करने हैं आपने विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं पेशेंट को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, और आपने क्या प्रोवाइड करोगे पेशेंट को, ड्यूरेटिक प्रोवाइड करने हैं। किस कंडीशन में, जब हाइपर वोलेमिया ऑन एडिमा, जब सूजन ज्यादा बढ़ जाए और जो वॉल्यूम है दूसरे सब्सटेंसेस की या प्लाज्मा की जब वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, इस तरीके की कंडीशन हो जाती है, तो आपने ड्यूरेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करने हैं।
ठीक है। तो ये हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, ये मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इस तरीके से ट्रीट जो है पेशेंट को किया जाएगा। और नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे कि डाइटरी मैनेजमेंट में क्या बताया, क्योंकि डाइट ही सबसे मेन होती है हमारी किडनी के फंक्शन के लिए, तो डाइट से ही इसको जाना जाता है। तो प्रोवाइड क्या करना है आपने, प्रोटीन डाइट जो है पेशेंट को वो प्रोवाइड करनी है। तो पेशेंट जो है उसको प्रोटीन डाइट ज्यादा देनी है, और आपने इंक्रीज करना है कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो भी पेशेंट की आपने बढ़ा देनी है। और रिस्ट्रिक्टेड किस चीज पे रोकथाम लगानी है, एक तो पोटेशियम की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए खाने में, जैसे कि बनाना हो गया, ठीक है, स्ट्रिक्स जो हमारे फ्रूट्स होते हैं यानी कि खट्टे फ्रूट खट्टे फल जो होते हैं, या केला होता है, ये डाइट के अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बढ़ता है पोटेशियम, और पोटेशियम जो होता है वो किडनी के लिए ठीक नहीं होता है। तो नेक्स्ट इसमें इंस्ट्रक्शंस आपने लगाना फॉस्फेट डाइट टू पेशेंट, कि पेशेंट को इस तरीके की डाइट नहीं देनी जिसमें फॉस्फेट सब्सटेंसेस हो, जैसे कि भी एवरेज मीट है, चॉकलेट्स है, तो इस तरीके की जो हमारे पैकेजेस फूड है या मीट है या फिर हमारी चॉकलेट चीजें हैं, ठीक है। तो मांस वगैरह ये चीजें तो आपने बिल्कुल लेनी ही नहीं है। तो ये हमारी डाइटरी मैनेजमेंट इसके अंदर रहेगी। तो ये हमारी चल रही है क्रॉनिक रेनल डिजीज, तो ये इसका पहला ही पार्ट है, बहुत बड़ी डिजीज है। तो इसका आगे की जो चीजें हैं वो सारी की सारी हमारी सेकंड पार्ट में मिलेंगी आपको। तो मिलते हैं अभी इसके सेकंड पार्ट में नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।